नमस्कार। आज हम वर्गीकरण के लाभ और वर्गीकरण की सीमा और समस्याओं पर चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं वर्गीकरण के लाभ। पद वर्गीकरण प्रक्रिया कार्मिक प्रशासन के लिए बहुत लाभदायक व्यवस्था सिद्ध हुई है। हरमन फाइनर के अनुसार सभी कर्मचारियों को ऐसे कार्य पर लगाना जिसे संपन्न करना उनके लिए न तो बहुत मुश्किल हो और न ही बहुत आसान, और फिर उन लोगों के साथ समान व्यवहार करना जो कि समान कार्य करते हैं, और जहां किए गए कार्य की मात्रा तथा किस्म में फ़र्क हो वहां उस सेवा को उसी अनुपात से पुरस्कृत करना। वर्गीकरण के माध्यम से इन सभी समस्याओं का निराकरण संभव व आसान हो जाता है। एक अच्छी व आदर्श वर्गीकरण पद्धति में निम्न लाभ हो सकते हैं। पहला, वर्गीकरण से भर्ती की समस्या आसान हो जाती है। एक समान वर्ग में रिक्त स्थान होने पर एक साथ भर्ती की व्यवस्था करने से प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन व प्रबंध में व्यय तथा श्रम की बहुत बड़ी बचत होती है। दूसरा, इसमें पदोन्नति के अवसर स्पष्ट होते हैं। तीसरा, वर्गीकरण के आधार पर समान नियम आसानी से बनते हैं और व्यवहारिक भी हो जाते हैं। चौथा है, समान कार्य के लिए समान वेतनमान का सिद्धांत आसानी से लागू हो सकता है। पांचवा है, इसमें पद की कठिनाई, दायित्व, योग्यता और कर्तव्य का पूर्व ज्ञान होने से प्रशिक्षण को व्यवहारिक बनाया जा सकता है। लास्ट है, इसमें समान प्रकार के कर्मचारियों के लिए समान सेवा शर्तें व व्यवहार होने से उनका मनोबल ऊंचा रहता है। एल.डी. वाइट के अनुसार नियुक्ति वेतन का प्रश्न, पदोन्नति की पंक्ति, स्थानांतरण की जरूरत तथा दूसरे रोजमर्रा के विषयों के तुरंत एवं विवेकपूर्ण हल के लिए पदों को वर्गों में समूहीकृत किया जाना जरूरी है। इसी प्रकार प्रोफेसर स्टॉल के अनुसार यदि कर्तव्यों का वर्गीकरण नहीं किया जाता तो वेतन निर्धारित करने की दृष्टि से सेवाओं को मनमाने लाभ दिए जाते, फलस्वरूप भ्रम पैदा हो जाते और आर्थिक नियंत्रण असंभव हो जाता है। आइए अब देखते हैं वर्गीकरण की सीमाएं या समस्याएं। लिमिटेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन। वास्तव में देखा जाए तो यह उचित ही लगता है कि पद वर्गीकरण का कार्य आज के आधुनिक प्रशासन में बड़ा ही कठिन और पेचीदा कार्य हो रहा है। प्रोफेसर एल.डी. वाइट, डिमोक और पिफनर भी इस विचारधारा के हैं कि आज पद वर्गीकरण का कार्य सर्वाधिक कठिन और पेचीदा हो गया है। वर्गीकरण के मार्ग में आने वाली अनेक व्यवहारिक सीमाओं और कठिनाइयों को अग्र प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, सर्वप्रथम वर्गीकरण करते समय हमारे सामने एक समस्या जो आती है वह यह है कि किसी एक पद को वर्ग में किस प्रकार से सम्मिलित किया जाए। अनेक अवसरों पर यह देखने को मिला है कि कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब अलग अलग दिखने वाले पदों में भी एक आधारभूत समानता होती है, जबकि एक जैसे दिखने वाले पदों के मध्य आधारभूत असमानता प्रतीत होती है। कार्यों और उत्तरदायित्व को केवल गिनने मात्र से ही काम नहीं चलता, बल्कि उनका महत्व के दृष्टिकोण से मूल्यांकन भी नितांत आवश्यक हो जाता है। दूसरा, पदों का वर्गीकरण करते समय व्यक्तिगत पद की विशेषताओं पर अधिक ध्यान देने से पदों के अनेक वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं जिनके बीच बहुत कम अंतर होता है। इससे पदोन्नति के सोपानों के अवसर की संख्या में वृद्धि हो जाती है। एक पदाधिकारी को अपेक्षित पद तक पहुंचने के लिए अनेक सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। इससे कर्मचारियों में अपने पद और कार्य के प्रति उदासीनता बढ़ जाती है। तीसरा, पदों को वर्गीकृत करने के लिए निश्चित नियमों का सहारा नहीं लिया जा सकता। शिक्षा, कर्तव्य, अनुभव, कार्य के विषमता आदि अनेक ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में ठोस निर्णय लेना संभव नहीं होता है। चौथा है, पद वर्गीकरण से कई बार संगठन के कर्मचारियों में संघर्ष, अविश्वास और मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है। यह संगठन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। पांचवा है, स्थानीय, राज्य और केंद्रीय स्तर पर कर्मचारियों के कार्यों की दशा, स्थिति और समस्याओं में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। अतः इन तीनों स्तरों पर
पद वर्गीकरण का एक ठोस और व्यवस्थित आधार नहीं अपनाया जा सकता। इससे अनेक बार पद वर्गीकरण बहुरूपी बन जाता है और संगठन में भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो घातक सिद्ध हो सकती है। टोरपे ने भी पद वर्गीकरण की अनेक समस्याओं को कुछ इस प्रकार समझाने की चेष्टा की है। टोरपे ने अपने अध्ययन में पाया कि पद वर्गीकरण द्वारा प्रशासन में उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याएं कुछ इसी प्रकार की हैं। वर्गीकरण की आदर्श व्यवस्था, आइडियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण सेवी वर्ग की एक अति महत्वपूर्ण समस्या है जिसके आदर्श रूप पर संगठन की कुशलता और सतर्कता निर्भर करती है। अतः वर्गीकरण की एक आदर्श योजना जरूरी है जिसमें निम्न बिंदुओं पर जोर दिया जाना चाहिए। पहला, इसमें पदों का वर्गीकरण कार्य के आधार पर न करके उत्तरदायित्व के आधार पर हो। दूसरा है, वर्गीकरण योजना में स्थायित्व हो, इससे आए दिन परिवर्तन न किया जाए। नेक्स्ट है, वर्गीकरण का रूप व आधार स्पष्ट होना चाहिए। स्टॉल के अनुसार वर्गीकरण की योजना गुप्त रखने से भ्रम फैलता है। नेक्स्ट है, आवश्यकता अनुसार वर्गीकरण योजना का मूल्यांकन होना चाहिए और इसमें अपेक्षित सुधार किए जाने चाहिए। पांचवा, इसमें वर्गीकरण की योजना में सभी लोग भागीदार बनने चाहिए। छठा, इसके अंतर्गत वर्गीकरण योजना केवल अनुशासन, पदोन्नति और नियंत्रण के लिए ही नहीं बल्कि कर्मचारियों के नैतिक चरित्र को उन्नत करने, प्रेरणा उत्पन्न करने और कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए भी आवश्यक हो। भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी इत्यादि अनेक राष्ट्रों में स्थिति वर्गीकरण की पद्धति रैंक क्लासिफिकेशन अपनाई गई है। थैंक यू।